हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों हम लोग एक बार फिर वीडियो एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट पर आए हैं। ये हमारा पहला है। कम से कम हम इसमें 4 से 5 प्रैक्टिस सेट करेंगे। इस पूरी किताब को हम लोग कवर करेंगे। ये जो बुक है ये स्पेशल वीडियो के लिए ही लिखी गई है। ये किताब जो है नितिन सर की किताब है। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? वो थे लाला लाजपत राय। आइए इनके बारे में क्या पूरी जानकारी कंप्लीट करते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 31 अक्टूबर सन 1920 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी मुंबई में। इसके जो प्रधानमंत्री थे या इसके प्रथम महामंत्री थे वो कौन थे? वो थे दीवान चमन लाल जी। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा हमारा प्रश्न है कि किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए रमन प्रभाव दिवस, ऑप्शन बी प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, ऑप्शन सी SSLV का सफल प्रक्षेपण, और ऑप्शन डी होमी डॉक्टर जहांगीर भाभा। इसका कौन सा ऑप्शन है? वो ऑप्शन नंबर ए सही है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इसकी घोषणा जो हुई थी वो 28 फरवरी 1928 ईस्वी को भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने की थी। इसकी खोज के लिए सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जो था वो दिया गया था। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किन उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन बी आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, ऑप्शन सी पर्यावरण प्रतिरक्षा, ऑप्शन डी मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान। तो किसके लिए प्रदान किया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये जो पुरस्कार है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा इसको दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? वो 1987 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? वो ऑप्शन बी सही है कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर बसाया गया था। बात करते हैं कि जौनपुर नगर की स्थापना जो किसने की थी? वो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में स्थापित किया था। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? ऑप्शन ए जातक कथाओं में, ऑप्शन बी मनुस्मृति में, ऑप्शन सी अवसाद में, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य की स्मृति में। तो इसका किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? वो वर्जित है याज्ञवल्क्य स्मृति में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनको किससे मिलाना? संगीतज्ञ, स्रोत एवं कर्मकांड, तीन जो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, ऑप्शन डी जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो ये जो है ऋग्वेद जो किससे संबंधित है? ऋग्वेद जो है स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है। यजुर्वेद जो है ये किसमें? ये स्रोत एवं कर्मकांड यजुर्वेद में दिया गया है। सामवेद जो है संगीत का स्रोत है, और अथर्ववेद जो है इसमें जो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण बताया गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए डोडा बेटा, ऑप्शन बी अनाईमुडी, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी मसीनागुड़ी। तो कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन बी अनाईमुडी। अनाईमुडी ये किसकी चोटी है? अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह केरल के इडुक्की जिले के इरिकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी? वो डोडा बेटा है। डोडा बेटा यह किस पर्वत पर स्थित है? यह नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो 2637 मीटर है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए माधवाचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी निम्बकाचार्य, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? वो है वल्लभाचार्य, यानी कि हमारा बी ऑप्शन ये सही होने वाला है। आते हैं कुछ और बात देखते हैं कौन कौन है। एक अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद जो ये है निम्बकाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और विशिष्ट द्वैतवाद जो है रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। ये जो है सूची है इसको सुमेलित करना है कि अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है। वो जो दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया? ये काम करने का अधिकार दिया गया। 44 समान सिविल संहिता है, समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था जो अनुच्छेद 48 में उल्लेख किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी नाभिकीय समुत्य खंडन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो परमाणु बम होता है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अब बात करते हैं परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में की खोज जो है जर्मनी के ओटो हन तथा उनके सहायक फ्रिट्ज स्ट्रेटमैन ने 17 अक्टूबर 1938 को किया था। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर क्रमशः लिटिल बॉय और फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया गया था। ये किसने गिराया था? ये अमेरिका द्वारा जापान पे गिराया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी चीन। तो एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? वो तुर्की को कहते हैं। चलिए आते हैं और कुछ भौगोलिक उपनाम हैं उनको देख लेते हैं। उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। प्रातःकालीन शांति भूमि का देश दक्षिण कोरिया। एशिया का मरीज चीन है। स्मारकों की नगरी वियना को कहते हैं। यूरोप का खेल मैदान जो है स्विट्जरलैंड है। यूरोप का अखाड़ा जो है वो है बेल्जियम। 7 पहाड़ियों का नगर जो है वो है रोम। यूरोप का बारूद किसे कहते हैं? वो कहते हैं बाल्कन क्षेत्र को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतः कृष्ण मिट्टी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो स्वतः कृष्ण मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। आते हैं इसके बाद हम कुछ जानकारी जो है वो देखते हैं कि काली मिट्टी को स्वतः कृष्ण मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में काली मिट्टी को चरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो होता है काली मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी पाई जाती है तथा मैग्नीशियम, चूना, लोहा, अन्य कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे? ये महाराष्ट्र और गुजरात में है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर, गंडक नदी पर, महानदी पर या मयूराक्षी नदी पर? तो हीराकुंड परियोजना किस पे स्थित है? वो है महानदी पर। आते हैं कुछ परियोजनाएं हैं उनको देखते हैं। पहली परियोजना जो है वो है भाखड़ा नागल परियोजना। यह जो है सतलज नदी पर स्थित है। कौन किस राज्य में? ये पंजाब एवं राजस्थान राज्य में स्थित है। अगली परियोजना है गंडक परियोजना जो है गंडक नदी पर है, जिसे बिहार एवं नेपाल में ये स्थित है। अगली परियोजना बगलीहार जो चिनाब नदी पर है। यह परियोजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है। उरी परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। ये कहाँ पे? ये जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है। उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर, ये कहाँ पे? ये गुजरात में स्थित है। अगली परियोजना है इडुक्की परियोजना, ये जो है पेरियार नदी पर है। ये कहाँ पे? ये केरल में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना ये मयूराक्षी नदी पर स्थित है जो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है
कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? वो था मोहम्मद शाह। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो कहाँ पे मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख? जो है ऑप्शन डी यानी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किस में मिलता है? ये ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य अर्थात सविता देवता को समर्पित है। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कावेरी। तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी है? वो गोदावरी है। आते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। वो है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक पहाड़ी से निकलती है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप सिहावा नामक पर्वत से हुआ है। इसकी कुल लंबाई जो है 885 किलोमीटर है। यह पूर्व मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा की सीमाओं को निर्धारण करती है। कृष्णा नदी का देखते हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से उद्गम होता है। यह पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, किलोवाट, हार्स पावर। तो कौन ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? वो होता है जूल। आइए कुछ राशि और उनके मात्रक देखते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर है। द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा जो है वो मोल में मापी जाती है। बल का क्या होता है? बल का न्यूटन होता है। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी वियोजक, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी उपभोक्ता। तो जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच जो है कौन होता है? वो होता है उत्पादक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में मापी जाती है। ऑप्शन ए आवेग, आवृत्ति, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य। तो ध्वनि की प्रबलता किसमें नापी जाती है? वो नापी जाती है आयाम में। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, जबकि ध्वनि का तारतम्य जो है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि काष्ठ नक्काशी घरेलू उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन डी मेरठ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। काष्ठ नक्काशी के लिए कौन प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है सहारनपुर। चलिए आते हैं कुछ और उद्योग देखते हैं कि सहारनपुर जो है काष्ठ नक्काशी के लिए है। गोरखपुर टेराकोटा उद्योग के लिए। जीआई टैग भी टेराकोटा का किसको मिला है? गोरखपुर को मिला है। मेरठ जो है कैंची उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे कानपुर क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हुई है। वो कहाँ पे हुई है? आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली। तो उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? वो हुई है प्रयागराज जिले में। चले आते हैं और कुछ प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र की बात करते हैं। जो पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ है? कोलकाता में है। पश्चिमी उदयपुर में है। उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ये पटियाला में है। और दक्षिण सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ पे है? ये तंजौर में स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी, ये सही है। केंद्रीय उपोष उद्यान संस्थान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, ये श्रीगंगानगर नहीं, यहाँ पे कौन सा है? ये कहाँ स्थित? ये लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये भी लखनऊ में है।
भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे, ये कानपुर में स्थित है। आइए कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र देखते हैं कि भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वाराणसी में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, कानपुर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये जो है कटक में है। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछे वो कहाँ पे है, फिलीपींस यानी की राजधानी मनीला में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र ये धनबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे, ये शिमला में स्थित है। अगला केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे, ये भी लखनऊ में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। ऑप्शन ए अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी शेख मुबारक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन जो है पहला सही है, अब्दुल कादिर बदायूनी। आइए ग्रंथ और उनके कुछ प्रमुख अनुवादक हैं, इनको देखते हैं। पहला रामायण का अब्दुल कादिर बदायूनी ने अनुवाद किया था। लीलावती नल दमयंती का फैजी ने अनुवाद किया है। रजत रंगीणी जो है इसका शाह मोहम्मद साहबादी ने किया है। अथर्ववेद का जो है बदायूनी एवं सर हिंदी ने अनुवाद किया है। उपनिषद का अनुवाद किसने किया, वो दारा शिकोह ने अनुवाद किया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सी सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन डी आंतरिक अशांति। तो कौन सा है जो है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार नहीं है, वो है सशस्त्र विद्रोह। अब बात करते हैं आपातकाल की। तो भारतीय अनुसंधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 में के अंतर्गत जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। आंतरिक अशांति जो है के आधार पर उद्घोषणा 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है सशस्त्र विद्रोह नहीं है, यहाँ पे आंतरिक अशांति के कारण जो है इसकी घोषणा नहीं हो सकती है। तो किसके कारण होगी, युद्ध के कारण होगी, सशस्त्र विद्रोह के कारण होगी और बाह्य आक्रमण के कारण होगी। तो इसको थोड़ा आप सही कर लीजिएगा। आते अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है। हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह और जहांगीर। तो किसका मकबरा बाहर स्थित है, वो जो है जहांगीर का मकबरा, जो कहाँ पे स्थित है, लाहौर में स्थित है। लाहौर किस नदी के किनारे है, ये रावी नदी के तट पर स्थित है, जिसको किसने बनवाया था, नूरजहां द्वारा इसको बनवाया गया था। अब आप देखते हैं कि कुछ प्रमुख मुगल बादशाह और उनके मकबरे। बाबर का कहाँ पे है, ये काबुल में है। हुमायूं का दिल्ली में है। अकबर का सिकंदरा में है। जहांगीर का लाहौर में है। औरंगजेब का अहमदनगर में है। शाहजहां का आगरा में है। और जहांदार शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है, वो दिल्ली में स्थित है। बहादुर शाह जफर, इसका जो मकबरा ये रंगून में है। ये एक ऐसा राजा था जिसको अपने यहाँ 2 गज जमीन कब्र के लिए भी नसीब नहीं हुई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इल्तुतमिश के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसके समय कहाँ की राजधानी थी, कौन थी, वो दिल्ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, इसका बेटा इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसने क्या किया, अपनी राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी लखनऊ विश्वविद्यालय। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है, वो है इलाहाबाद, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इसकी स्थापना कब होती है, 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना किसने की थी,
या किसके शासनकाल में होती है? वो होती है डफरिन के शासनकाल में। अब बात करते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये कब इसकी स्थापना होती है? वो होती है 1916 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। के शासनकाल मदन मोहन मालवीय द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह जो है पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24। तो कौन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 जो है वो बालकों का जो है कारखानों में काम करने का प्रतिषेध करता है। इसमें क्या बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखानों या खदानों में काम करने के लिए नियोजित किया गया है। इसी के तहत संसद द्वारा 1986 में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम लाया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी विद्यासागर, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो इसकी किसने स्थापना की थी? वो केशव चंद्र सेन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कि केशव चंद्र सेन ने अपने उदारवादी विचारों से ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाया था। 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन हुआ। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि समाज की स्थापना की थी। जब ब्रह्म समाज दो भागों में टूटता है तो उसमें एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज बनते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज की जो स्थापना होती है वो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की जाती है और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन द्वारा होती है और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर जी द्वारा होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार के लिए अत्यधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी सरसों। तो किसके लिए उपयोगी? वो धान के लिए उपयोगी हैं और सब ऑप्शन क्या है? गलत है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि उत्तर प्रदेश में आलू का निर्यात जोन स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आगरा है, इलाहाबाद है, फतेहपुर है या कानपुर में है? तो उत्तर प्रदेश का आलू निर्यात जोन वो कहाँ पे है? वो है फतेहपुर में। आम का कहाँ पे है? लखनऊ और सहारनपुर में। आते अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। ऑप्शन ए फूलपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी हल्दिया, ऑप्शन डी हजीरा। ये कहाँ पे? गुजरात में। तो कहाँ पे? ये फूलपुर उत्तर प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी नेपाल। तो कौन सा देश नहीं है? वो जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कंबोडिया नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग को दक्षेस कहते हैं। इसका इंग्लिश में अर्थ होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इसमें कितने देश हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान स्थित हैं, मतलब आप इसमें शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला क्या है? अपारेल पार्क। ये कहाँ पे स्थित है? ये है अपारेल पार्क कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो ये कहाँ पे है? ये जो है लखनऊ में है।
और एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये कहाँ पे, ये उन्नाव में है। और लेदर टेक्नोलॉजी कहाँ पे, ये कानपुर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता को किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1994, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी सन 2001। तो कौन सा था? वो ऑप्शन है 1994 सही है कि 20 अगस्त 1994 से भारतीय मुद्रा रुपए को भुगतान संतुलन के लिए चालू खाते के लेन देन के लिए पूर्व परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों आज ये 35 क्वेश्चन, आज इसका ये जो है सामान्य ज्ञान का भाग पहला है और जो है हम लोग रोज़ इसके 50 क्वेश्चन करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट हमारा डेली होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी PDF के लिए आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वहाँ पे इसकी PDF भी उपलब्ध हो जाएगी और जो क्लास आती है उनकी लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।